हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश और क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो है हम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ने वाले हैं। 10.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत बेहतर तरीके से करीब 1.5 घंटे की क्लास है और ज़्यादा ही होगी, कम तो है नहीं है तो, लेकिन बेहतर तरीके से पहले इंट्रोडक्शन फिर उसके सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। तो आज हम करने वाले हैं 10.4 और उसी की प्रकार से आज हम पहले बेसिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर जाके एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 10.4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। जैसे कि हमने 10.3 में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट को समझा था, है ना। डॉट प्रोडक्ट के बारे में फिर उसके प्रक्षेप वगैरह सारी चीज़ें समझी हमने, है ना। तो उसी प्रकार से आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना हमें दो सदी का गुणनफल समझना है ना। तो गुणनफल के बारे में बात करना है तो दो सदिशों का हेडिंग है भाई, दो सदिशों का सदिश दो सदिशों का सदिश गुण। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस, आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझना है, किसका? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इंग्लिश में बोल सकते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। दो प्रोडक्टों का यानी दो सदिशों का क्या समझना है, दो स्केलरों का आप क्या समझना है, आपको दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट समझना है कि क्या होता है। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर हैं, शून्य वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना। दो सदिश, परिभाषा समझते हैं, पहले डेफिनेशन समझते हैं। दो सदिश ए और बी वेक्टर के सदिश गुणनफल को एक क्रॉस वी वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं, है ना। ठीक है, या प्रदर्शित करते हैं ना, करते हैं ना, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? यानी ए और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल देखना था, वो किसके द्वारा दर्शाएंगे? ए क्रॉस बी द्वारा दर्शाते हैं, है ना। तब ए क्रॉस बी को बेटा कैसे लिख सकते हैं हम? ए क्रॉस बी को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी, यानी ए का मापांक, ठीक है, एंड बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप जी, एन कैप पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एन कैप जो है यहाँ पर एक एकांक सदिश है। कौन सा है? एकांक सदिश। एकांक सदिश समझते हो ना। एन कैप जो है, एन कैप एकांक सदिश है। एकांक सदिश है, ठीक है। और थीटा तो आप जानते हो, थीटा जो है, चलो इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको, है ना। ये है, मान लो आपके पास ए वेक्टर, है ना, और ये है आपका बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। यानी थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। समझ रहे हो? क्लियर है ना। अगर दो वेक्टर हैं, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और एन क्या है यहाँ पे? एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब, एकांक सदिश जो होता है ए और बी के हमेशा कैसा होता है? लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत होगा। कैसे भाई? लंबवत होने का मतलब या तो ऐसे होगा बाहर की तरफ, या होगा किसे? अंदर की तरफ होगा। दोनों, समझ रहे हो? लंबवत होगा ए और बी के, तो कैसे होगा? या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? तो जैसे मतलब एकदम जो एन कैप होगा वो या तो इधर की साइड होगा ऐसे, या इसके अंदर की तरफ। समझ रहे हो ना? ऐसे होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है?
बात समझ में आई। और मेरी बात समझना, यहाँ पे एन कैप जो होता है एक तरीके से इसकी दिशा को भी निर्धारित करता है कि ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हुआ। अगर यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का दोनों का देखना, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि ए क्रॉस बी कैसे होगा और बी क्रॉस ए कैसे होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए जो है, कोई नहीं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि एन कैप ये एकांक सदिश सा है ना, तो एकांक सदिश जो होता है ए और बी है ना, तो एन कैप जो है वो इसके क्या होगा, लंबवत होता है, या तो ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा, किसके ए और बी दोनों वेक्टरों के। और अगर हमें इसकी दिशा निर्धारित करनी हो, देखो हमेशा एंगल या तो क्लॉकवाइज मापा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है, दोनों तरफ से होता है। ए क्रॉस बी कब होगा और आपकी बी क्रॉस ए कब होगा, ये समझना है आपको, समझ लो। तो इसको हम, इसके जो थंब लेंस, जो थम्स का जो नियम था आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाँ, जो फ्लेमिंग्स का नियम बोला जाता था, जो बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम बोला गया था, है ना। तो उससे हम इसको समझ सकते हैं, या स्क्रूज लॉ आता है, स्क्रू लॉ मतलब समझते हो ना, है ना। स्क्रू लॉ होता है ना, जैसे कि आप किसी चोबे को, चोबा होता है उसको कसते हैं और खोलते हैं, उस लॉ के हिसाब से भी समझ सकते हो। तो एक चीज़ बताओ आप मेरे को कि जब मैं, अगर मैं स्क्रू लॉ लगाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको, यहाँ पे कोई चोबा है, अगर मैं इसको ऐसे करके कसूँगा, इसमें ऐसे करके घुमाऊँगा, ऐसे घुमाऊँगा, तो वो अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, हमेशा खुलता है ऐसे करने पे, है ना, ऐसे करने पे खुलता है। यानी एंटी क्लॉकवाइज जब भी मापा जाएगा तो आपकी एन कैप की जो दिशा होगी वो किधर की साइड होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होगी, नहीं होगी, मतलब आप देख रहे हो ना, बोल्ट बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे करके चो। तो स्क्रू लॉ के हिसाब से कि अगर मैं इसको ऐसे एंगल मापूंगा, ए क्रॉस बी होगा, तो एन कैप हमेशा कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। और हमेशा मैं ऐसे कसूँगा तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो हमेशा बी क्रॉस ए करने पर एन कैप की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। बात समझ में आई नहीं, क्लियर है। तो इसको स्क्रू लॉ की तरह सब समझ सकते हो, बस क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमारे कुछ रिजल्ट है ना, बेसिक रिजल्ट है हमारे पास। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वही वाला है कि अगर मैं थीटा बराबर 0 रखूँगा तो क्या रिजल्ट होगा, यहाँ पे साइन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू कितना होगा, 0, यानी पूरा टर्म क्या गया 0। तो ए क्रॉस बी भी कितना आएगा, ए क्रॉस बी भी कितना आएगा, 0 आएगा, जाहिर सी बात है। अगर थीटा कैसा होगा, पाई होगा, तो भी क्या होगा, तो भी कितना होगा, साइन 0 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू वो भी 0 होती है, तो ये भी कितना होगा, 0 होगा। इन दोनों केसों में क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं थीटा बराबर कितना रखूँगा, यहाँ पे पाई/2 रखूँगा, तो अब कितना होगा देखना, ए क्रॉस बी साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी ए और बी, ए का मापांक इंटू बी का मापांक और एन के, ये वो रिजल्ट आएगा, राइट। अगर एंगल कितना है आपका, थीटा है, क्लियर है। अगर पाई/2 कब होगा, जब दोनों एक लंबवत होंगे। और जब थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 या पाई/2 पाई 180 कब होगा भाई, जब आपका एंगल कैसा होगा, बिल्कुल समांतर होंगे तभी होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। देखो मेरी बात समझना है यहाँ पे कि भाई आपके अगर ये दोनों केसों में क्या होगा, ए और बी दोनों समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। और इस केस में क्या होगा, दोनों लंबवत होंगे, हाँ या ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, एंगल तभी पॉसिबल हो सकता है ना। तो एक चीज़ मेरे को बताना है यहाँ पे कि अगर मैं यदि ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है भाई, ए का मापांक और साइन थीटा और एन कैप हो गया, राइट। अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ तो क्या होगा, उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, किसकी दिशा चेंज हो जाएगी, एकांक सदिश की। गधे जैसी बातें मत किया करो, बेभाव मारूंगा तुम्हें। साइन थीटा, इसकी क्या हो जाएगी दिशा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बी क्रॉस ए जो आएगा वो कितना आएगा भाई, माइनस के ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा और एन के, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ए क्रॉस बी। तो यानी आप ये कह सकते हो कि ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा, हमेशा माइनस के
बी क्रॉस ए होता है ना। इसको अगर हम देखते हैं तो एक रिजल्ट निकल के आ गया हमारे सामने, ए क्रॉस बी बराबर हमेशा कितना होगा, माइनस के बी क्रॉस ए होता है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना। इसकी वैल्यू आप देख रहे हो, या तो भाई कोई भी एक नेगेटिव आ रहा है ये, तो अगर ये दोनों पक्ष तो बराबर हैं तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, बी क्रॉस ए हमेशा नेगेटिव हो, या बी क्रॉस ए बराबर माइनस के ए क्रॉस बी होगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ रही हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी रिजल्टों पर। क्लियर है ना यहाँ तक। इसके बाद अगर हम कुछ चीज़ें करें, जैसे कि अगर मैं करूँ यहाँ पे कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ें और आती हैं, जैसे कि मेरा ये है कि अगर मान लो यहाँ पे जो है, ध्यान देना यहाँ पे है ना, है ना। मान लो ये एक्स अक्ष है ना, और इसकी कितनी है लंबाई है, आई वेक्टर द्वारा दर्शाया जा रहा है। वाई अक्ष है, ये किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है भाई, जे वेक्टर के द्वारा दर्शाया जा रहा है ना। और ये है आपका जेड, जेड है तो जेड एक्सिस किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है भाई, के कैप द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब ध्यान देना मेरे पास है ना, अगर मैं यहाँ दो वेक्टरों को एक दूसरे के लंबोपत दिखा रहा हूँ तो मेरा वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भाई, ए क्रॉस बी जो है, ए का मापांक यानी बी पाऊंगा, इनकी जो लंबाई होगी यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो वो एक्चुअली में एन कैप के बराबर ही तो होंगे। और एन कैप क्या दर्शा रहा है, दिशा को दर्शाएगा इसकी को। तो मेरी बात समझना है, अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस जे करने वाला हूँ है ना, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे करने वाला हूँ, आई क्रॉस जे निकालूंगा तो यानी आई का मापांक और बी का जे का मापांक, तो दोनों कितने होंगे, 1 1 होंगे, क्योंकि दोनों कैसे ही यूनिट वेक्टर हैं, है ना। एकांक सदिश और एकांक सदिश वो सदिश होते हैं इनकी वैल्यू कितनी होती है। अब यहाँ पे दिशा को निर्धारित कौन करेगा, जेड जो दिशा है वो उसके एन कैप का रोल निभाएगा नहीं निभाएगा इस जगह, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स और वाई कर रहा हूँ तो जेड जो होगा वो या तो ऊपर होगा या नीचे की साइड होगा। बात समझ रहे हो। तो यानी एक्चुअली में अब एन कैप एक्चुअली में कितना है यहाँ पे, के कैप है, हाँ या ना, के कैप है, के कैप है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आई क्रॉस जे हमेशा कितना होता है, के कैप होता है। रिजल्ट निकल के आ गया, समझ रहे हो। उसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि जे क्रॉस के कितना होगा, जे क्रॉस के कितना होगा भाई, आई होगा, राइट। और ऐसे के क्रॉस आई कितना होगा, जे होगा। बात समझ में। अब यहाँ देखो ऐसे समझ सकते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देना, आई जे और के है, 3 है। तो अगर मैं आई का जे से करता हूँ तो हमेशा कितना आएगा, के आएगा, और जे का के से करता हूँ तो हमेशा कितना आएगा, और के से के का आई से करता हूँ कितना आएगा, जे, राइट। अभी रुको है ना, अब उल्टा देखो, जे का अगर मैं आई से करता हूँ तो हमेशा कितना आएगा, माइनस के आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब उल्टा चलूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रही तो पॉजिटिव चिन्ह आते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे आएंगे, नेगेटिव चिन्ह। जे का आई से करूँगा कितना होगा, यानी मैं जे क्रॉस आई करूँगा तो हमेशा कितना आएगा, माइनस के आएगा, क्योंकि नीचे वाला चीज़ यूज हो गई है ना, ये ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ है, समझो ना। उसी प्रकार से के क्रॉस जे करूँगा कितना आएगा यहाँ पे, सही है। और उसी प्रकार से आई क्रॉस के करूँगा कितना आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ यूज होंगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। ये दोनों रिजल्ट मैंने एक ही बार में क्लियर कर दें, और नहीं तो इस चार्ट को बस इतनी सी सिंपल सी तीनों चीज़ों को याद रखो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो पॉजिटिव चिन्ह होंगे, और क्लॉकवाइज ले रहे हो तो हमेशा नेगेटिव चिन्ह होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए आगे चलें। इसको तुम समझना नहीं कह सकते है ना, समझने की बात है, समझने का अलग मीन्स होता है भाई। समझने की बात क्या है पता है, एक्चुअली में गौतम बुद्ध घर छोड़ कर क्यों गए थे, मैं बार बार बोलता हूँ, तुम कभी गहराइयों से सोचो। उनके पास सारी चीज़ें थी, उन्हें इन्हीं क्वेश्चनों को तो अपने अंदर उतारना था। इन्हीं चीज़ों से तो अब हर इंसान को पता है कि पैसे ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, लेकिन ये चीज़ हमें एक्चुअली में पता है, लेकिन हम इनसे रह नहीं सकते, इनसे दूर। यही तो अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करने की ये चीज़ हमें अपनी ओर खींचना सकें, कि मुझे कोई 10 करोड़ रुपए भी दिए दे और कहे कि मेरी तरीके से ज़िंदगी जी ले। मोस्टली ऑफ द पीपल जी लेंगे और कहने चालू हो जाएंगे 10 करोड़ रुपए दे दे भैया, तू कहेगा वो कर दूंगा मैं,
लेकिन ये शक्ति उत्पन्न करना कि तू मुझे कितने भी रुपए दे दे, रुपए तो मेरे लिए टेम्परेरी चीज़ें हैं, मुझे बस दो वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन जीऊँगा मैं अपने तरीके से, बिंदास तरीके से लाइफ को, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ तो अपने ऊपर उत्पन्न करना कि पता है सबको कुछ नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ जब कभी मन करे ना लड़ाई करने का, कुछ भी करे, मैं अक्सर तुमसे बोलता हूँ, बोला भी नहीं है, पता नहीं बोला नहीं बोला, मैं अपने अंदर सोचता हूँ जब भी कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी पे बहुत गुस्सा आती है ना, और लाइफ पे भी गुस्सा आती है कि, या किसी पर्सन पे भी गुस्सा आती है, घर में भी कभी गुस्सा आती है ना, और ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ना, और शायद हमें इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हम इतने मानसिक तौर पर हर तरीके से हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है कि हम बहुत निराश हैं उस इंसान से, जो भी इंसान है। तो मैं अक्सर कहता हूँ आंख बंद करके ना एक बार शमशान घाट की ओर देख लिया करो कि रहना किसी का नहीं है कुछ भी। सच कह रहा हूँ मैं, आपको अपने आप फेस पे स्माइल आ जाएगी अगर तुम्हें अस्तित्व पता है तो। ना तो किसी को लड़ने का मन करेगा, ना मारने का, आपको लगेगा चलो यार अपनी ज़िंदगी जीते हैं, छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, जब भी कभी ऐसा मन करे ना, एक बार ना आंखें बंद करो और कहो कि इस दुनिया में मेरा ठिकाना ना तुम्हारा ठिकाना। अब टेम्परेरी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई हम? आजकल इंसान वही वाली बात है कि खेतों की मेड़ों के ऊपर इंसान लड़ाई इतनी कर देता है, तूने मेरी इतनी ज़मीन काट दी, तूने मेरी इतनी ज़मीन काट दी। जबकि देखो हमें क्या लग रहा है कि हमारी ये ना 80 साल की उम्र है, हम एवरेज मान के चल रहे हैं, हम 80 साल जिएंगे। तुमने कभी आंकलन किया कि हम 100 साल की कल्पना कर रहे हैं? आज का व्यक्ति 80 साल की कल्पना करके चल रहा है, 70-80 साल की, कि 70-80 साल हमारी उम्र है, यही तो कल्पना करके चल रहे हैं हम और आप। पहला व्यक्ति 100 साल की करके चलता था, 100 साल में पहुंचा था और भाई साहब बहुत जी लिए है ना। लेकिन आज का व्यक्ति 70-80 साल की कल्पना करके चल रहा है, नहीं चल रहा। तो एक्चुअली में 70-80 साल में से एक्चुअली में तुम्हें पता है तुम 70-80 साल भी जी पाओगे? कल की नहीं पता, फिर लड़ना क्यों? फिर लड़ना ही क्यों? समझ लो। अब सोचो, तुम खुद सोचोगे तो अब ये तुम कहोगे सर कहना बड़ा आसान है। यही चीज़ अगर उतारना और यही शक्ति अपने अंदर उत्पन्न कर लेना कि आपको इन चीज़ों का कोई फर्क ना पड़े, तो ही तुम जिंदगी जी पाओगे। इतना योग क्यों बोला जाता है? योग इसलिए ही बोला जाता है कि योग करके आप इतने ताकतवर बन जाओ, अंदर की शक्ति को इतना उत्पन्न कर लो कि आपको बाहर की शक्ति कोई परेशानी ना कर पाए, समझ रहे हो। लेकिन मीन्स सब जानती, कर नहीं पाते। आप रोकोगे नहीं, वही वाली बात है ना कि हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कल को दिखा देना तुम पीछे पीछे भागे चले जाते हो, अरे भाई साहब चलो बहुत बड़ी ताकत है। तो क्वेश्चन है भाई आपके लिए, यहाँ पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखो क्या है कि हमें त्रिभुज, अगर हमें त्रिभुज के कुछ 2 वेक्टर दिए हुए हैं और एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे मेरे पास ये है ए वेक्टर है ना, ये है मेरे पास बी वेक्टर है ना, सही है भाई। अगर आपको पता है त्रिभुज, अगर मेरे पास ओ ए बी है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बेटा? ओ ए बी कितना होगा भाई? कितना हो सकता है? देखो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो मेरी बात समझो। अगर मैंने यहाँ पे एक लंब डाल देता हूँ इसमें, आपको जानता हो अगर किसी त्रिभुज का एरिया कितना होता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज बनना है तो उसका एरिया भी कितना होगा? 1/2 ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, यानी ओ ए इंटू, अगर मैं इसको मान लूँ कितना सी, तो बी सी हो जाएगा, हाँ या ना? यही तो होगा। अब तुम कहोगे सर मेरे पास ओ ए तो है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? बी सी नहीं है। तो मुझे पता है समकोण त्रिभुज बन रहा है मेरा यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें साइन लंब बटे करण वाला लगाऊंगा यहाँ पे किसमें? ओ बी सी ओ में है ना, तो आप जानते हो कि साइन, अगर मैं यहाँ लगाऊँ साइन और थीटा मान लूँ है ओ सी, तो सही कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपको पता है बी सी साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना? बी सी अपॉन ओ बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लंब बटे करण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? अगर तुम्हें बी सी निकालना तो सबको पता है कि सर ओ बी और साइन थीटा और कितना होगा? बी सी, यही तो हो जाएगा। और ओ बी कितना है बेटा आपका? ओ बी है बी वेक्टर, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? बी सी, यानी बी सी की वैल्यू बी साइन थीटा आएगी। और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? थीटा बनेगा 90 डिग्री का। थीटा तो 90 का होगा ना, अगर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ थीटा रखो तो कितना आएगा? बी सी बराबर बी वेक्टर आएगा, हाँ या ना? इतना ही होगा, नहीं होगा? हैं ओ बी
ओ बी की वैल्यू तो ये है बी, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितना होगा 1/2, ओ बी ओ ए कितना बेटा ए वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ देखो है ना, बी सी कितना है आपका बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना। यानी एक्चुअली में अगर मैं इसको उठा दूँ तो ये बन जाता है हमारा 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर होता है अगर किसी त्रिभुज का तो। अब बताइए क्या डाउट है। ट्राइंगल का नहीं, त्रिभुज का ही निकालना है, इसके शीर्ष ओ बी सी दिए हुए हैं हमें, तो उसका एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है 1/2 ए क्रॉस बी, लेकिन आता कैसे वो बताया मैंने आपको। ओबीसी का, ओबीसी का नहीं, ये तो हमने ओबीसी की मदद से तो हमने एक लंब डाल के हमने बीसी की ऊंचाई मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है। एक्चुअली में फॉर्मूला कितना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है भाई साहब, समझ रहे हो। तो हमने एक लंब डाला तो ओ बीसी की लंबाई निकाली है हमने इसकी। हम ये कह रहे हैं अगर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो है ना, या किसी त्रिभुज का अगर निरूपित कर रहे हैं तो 3 कोण ए और बी वेक्टर, समझ रहे हो, क्लियर है बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ द त्रिभुज ओ ए बी बराबर 1/2 कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी, समझ रहे हो, क्लियर है। अब यहाँ पे ए को अगर 3 शीर्ष दे रखे हो तो आपको, अगर 3 दे रखे हो तो मतलब, और ए बी सी 3 दे रखे हो यहाँ पे, तीनों भुजा दे रखे हो तो तब कितना होगा भाई, तब तीनों भुजा दे रखे हो तो कितना होगा 1/2 ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी प्लस के ए क्रॉस, समझ रहे हो। जब कब, जब तीनों शीर्ष दे रखे हो तो है ना, क्लियर है, सी क्रॉस ए हुआ है ना। अगर मैं ये कहूँ दिलीप ये तीनों ए बी सी जो है संरेखा तो क्या होगा एरिया, ये कब है जब 3 बिंदु दे रखे हो ए बी सी, यानी ए बी और सी एक और वेक्टर दे रखा हो तब ये वाला लगेगा, 2 दे रखे हो तो ये वाला लगेगा, और ये ए बी सी तीनों ही संरेख हो तो संरेख हो तो आपको पता है आंसर 0 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा 3 ए बी सी संरेख होता है ना। तो आपको पता है ए क्रॉस बी प्लस के बी क्रॉस सी प्लस के सी क्रॉस ए बराबर कितना आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, क्लियर हुए तीनों चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज बताओ, अगर ए और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत है ना, कैसे है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे बेटा लंबवत है, क्लियर है। तो लंबवत होंगे तो थीटा कितना होगा बेटा π/2 होगा। तो आपको पता है ए क्रॉस बी, ए का मापांक और बी का मापांक, और साइन कितना होगा यहाँ पे π/2, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना होगा n कैप, तो n कैप बराबर कितना निकल के आ जाएगा बेटा, n कैप बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर अपॉन ए का मापांक और, तो ये एकांक सदिश, अगर ए और बी दोनों लंब दे रखे हो तो एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर n कैप निकाला जा सकता है किससे, ए क्रॉस बी अपॉन ए का मापांक और बी का मापांक, क्लियर है। तो ये कि नया एक फॉर्मूला कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जनरेट होकर आ गया, राइट। ठीक है भाई। कभी कभार क्या होता है पता, हम नादानी में ना एक ऐसे दोस्त ढूंढ लेते हैं जिनकी भुगतान हमें ज़िंदगी भर करना पड़ता है। जैसे मैंने किसी एक ऐसे दोस्ती कर ली कि जो मुझे जिसके पास पैसा आया, इसकी एक लाइफ चल रही है, चलो कैसे भी करके, जैसे मान लो मेरे पापा पैसे वाले और मुझसे किसी ने दोस्ती कर ली, तो मैं अब जो मुझसे कम पैसे वाला है मैं उसके दृष्टिकोण से ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँगा, वो मेरी दृष्टिकोण से ज़िंदगी जी रहा होगा। क्यों, मेरे पास पैसा है, पापा अकाउंट में पैसा डाल ही देते हैं अकाउंट में, तो मैं सुबह निकलूंगा अपनी, मुझे पैसा भाई आज ज़िंदगी जीने के लिए फ्यूल क्या चाहिए, पैसा, और पैसा मेरे पास है तो मैं मेहनत के लेके सोचूंगा। जब पापा मुझे मतलब महीने में मान लो हफ्ते के 25,000 रुपये दे रहे हैं, तो यानी महीने के 1 लाख रुपए दे दिया मुझे करीब करीब पापा ने, और मैं कहीं नौकरी करूँगा तो मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे, मेरे औकात के हिसाब से मैं क्यों करूँगा नौकरी जब 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं।
तो मैं सुबह निकलूंगा तो मेरे माइंड में क्या चलेगा, मौज करनी है, यहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना है। अब मुझे कोई अपना टाइम पास, यानी मुझे अब पैसों का मतलब कंपनी देने वाला होना चाहिए। यानी मैं जोक भी सुनाऊँ ना, बेकार था भी जोक सुनाऊँ, वो मेरी जोक पे हंसे, समझ रहे, कोई तो हंसे, समझ रहे ना। अगर मैं कोई भी कमेंट करूँ, कोई तो उसको कहे वाह 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 क्या बात कह दी है ना। और वो कहीं मेरे पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो करेगा ही करेगा इन चीज़ों को। मेरे जूते गंदे हो गए, कोई तो हो पहुँचने वाला, बात समझ रहे ना। तो वो हम लोग ऐसे चीज़ ढूंढेंगे, अब हमारा कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। उसकी नीड क्या है, उसको हमारे साथ ऐश मौज करनी है। हम अगर एक प्लेट खा रहे हैं, एक प्लेट उसके लिए लगवा दी कोई भी चीज़ की, लेकिन वो हमारे सारे शौक पूरे कर रहा है, हमें राजा समझ रहा है। वो राजा समझेगा वो हमें कि हम राजा हैं और वो फकीर है, पूरे फैसले पूरी फील देता है, मतलब कि भैया तू बताओ तो सही क्या करूँ, तुम्हारे पीछे 2 बूंद, और अगर दोस्त अच्छे हैं और 2-4 बूंद और चल जाती है तो फिर तो दुनिया लाते हैं एक दूसरे के लिए कि तेरे लिए जान, मतलब समझ रहे हो ना। तो वहाँ क्या होता है, रेयर बाई केस में ऐसे दोस्त तुम ढूंढ लेते हो ना, वहाँ तुम्हारे बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर बाई केस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे एक ट्रेंड और चला, जैसे हमारी औकात है कुछ भी नॉर्मल वाली है ना, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा कोई एक ऐसी लड़की ढूंढ ली जो काफ़ी पैसे वाली, और मतलब एक जैसे फ्रेंड सर्कल में चले गए जहाँ लड़की काफ़ी पैसे का डिमांड करती हैं, तो हम उनके साथ रह रहे हैं, अपने आप को फील कराने के लिए हम उधर से कर लिया उधर से कर लिया, लेकिन हम उनकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस लेवल को टच कर रहे हैं कि कैसे करके हम सारी चीज़ें आपकी पूरी कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब वो कुछ समय तक चलेंगी, कितने दिन कर लोगे तुम किसी से मांग मांग कर चीज़ों को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन 3 साल बाद जब बात आते हैं तो वापस आते हैं जब कर्ज सबका दिख रहा होता कुछ नहीं लाइफ में। फिर वो जो एक्चुअली होती है ना, आप झूठी शान शौकत को कितने दिन दिखा सकते हो, थोड़े दिन तक, 1 दिन तो वापस आना ही आना। चलो मैं तुमसे प्यार से मिठास से बोलूँगा, कितने दिन बोल लूँगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन एक दिन ऐसा होगा मैं तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगा, तुझे पता नहीं जो भी है, मतलब अपनी भाषा है ना, वो एक्चुअली मीन्स आ जाता है अंदर से। तो जब वापस लौटते हैं ना, तो वापस लौटने में ना बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, फिर हमें अपनी अस्तित्व इतना बड़ा बना चुके होते हैं। यानी मान लो मेरा किसी से 10 लाख रुपए कर्ज ले लिया, 5 लाख, अब वो मुझे चुकाना कहीं से 20,000 रुपये की 30,000 रुपये की नौकरी से, तो हो सकता है कभी कभार पूरी ज़िंदगी लगा देते उन कर्जों को लौटाने में, बिल भी नहीं भर पाते उनका, पूरी ज़िंदगी रोते रोते गुजार के पाते। तो हमेशा एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो आपकी लेवल को टच करता हो। अगर आप चाहते ज़िंदगी में मेहनत से कुछ करने वाला, तो सामने वाला ऐसा ढूंढो जो मेहनत करना जानता है। यानी अगर आप गलती से भी डायरेक्शन में जाओगे ना, तो वो बुरे दिन बताएगा आज मैंने इतनी मेहनत की और मैंने इतने पैसे कमाए इस मेहनत से, समझ रहे। वो ये नहीं कहेगा मेरे पापा ने मुझे इतने 1 लाख रुपए दे दिया, आज मैंने देख पूरे ना 12 घंटे मेहनत की, और 12 घंटे मेहनत करने के बाद आज मुझे 10,000 रुपये मिले। तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार मैं क्यों नहीं 12 घंटे मेहनत कर सकता, जब इसको कमाने मिल सकता तो मुझे भी मिल सकता है। तो वहाँ तुम कभी गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो पैसे भी एक सही डायरेक्शन में खर्च करेगा, क्योंकि मेहनत से कम रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको मेहनत करना सिखा रहा है, फ्री फंड के नहीं मिल रहे। तो वो चीज़ें ना आपको समझते हुए चलेंगे। दोस्त बनाने से पहले निरीक्षण करो कि उसके कैपेबल में दोस्ती है या नहीं है। शान शौकत मत देखा, झूठी शौकत मत, जो है ना कि एक्चुअली मीन्स में चलो, आप जिंदगी जी जाओगे, फायदा नहीं बहुत फायदा है, जीवन बन जाएगा आपका। समझ, औकात अपनी एक्चुअली मीन्स, अगर औकात को लेके चलोगे ना, जो है आज उसको शो ऑफ करो। दोस्ती है भाई, मैं तो फटे जूते, कोई कहे होटल में खाने नहीं यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, जिस दिन पैसे तुम मुझे दोस्त मानता ना, जिस दिन पैसे आ जाएंगे ना उस दिन चलेंगे भाई, क्योंकि बराबरी का हो जाऊंगा, तू भी खर्च करना मैं भी खर्च करूंगा। कब तक खर्च करेगा तू यार मेरे ऊपर, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई यार अपनी, तू कब तक खर्च करेगा। मेरे पास है नहीं कि मैं तुम्हें 80 रुपये की चाय पिला दूँ, तुम मुझे पिला सकते हो, मेरी नहीं, मेरी 10 रुपये ला के, और 10 रुपये ला के तुम पसंद नहीं करोगे, तुम्हें अगर अच्छी लगती है 10 वाली तो यहीं पी लो तुम, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें इंसान को अच्छी लगना आती है। तो दोस्त बड़ा सोच के करना चाहिए। तो किसी किसी पर्सन के साथ वही होता है, वो उसके साथ हो रहा है, समझ रहे हो। इनडायरेक्टली बोले समझ नहीं रहे तुम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो यहाँ तक हमने, अब हमारा एक मान लो कि समांतर चतुर्भुज के देखना है ना। तो अगर कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज है आपका, तो A क्रॉस B होगा, है ना। ठीक है, तो अगर समांतर चतुर्भुज के दोनों वेक्टर अगर समांतर चतुर्भुज में है तो हमें इसे याद रखना कितना होगा बेटा, A क्रॉस B होगा। देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मान लो ये क्या है मेरे पास बेटा, O A B और C, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज का
चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? ओ ए बी सी, तो कितना होगा? बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई साहब? हम डायरेक्ट रिजल्ट पे बात कर रहे हैं ना, बाकी अभी यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे है ना, वो कर सकते हो आप। सही है, दोनों के बीच का एंगल आपको पता थीटा होगा। प्रूफ में नहीं आ रहे, प्रूफ आप बुक से देख सकते हो अगर करना चाहें तो, है ना। प्रूफ दे रखा है तो हम क्या करेंगे प्रूफ का, इतना हमें कोई है नहीं, है ना। हमारे मेन है रिजल्ट। अगला है हमारे पास ये ज्यामितीय अर्थ दे रखा है इनका, है ना। अगर ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ बेटा? a1 आई कैप प्लस के b1 जे कैप प्लस के c1, ठीक है। ऐसे बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है? b1 आई कैप b2 जे कैप और c2, ठीक है। अगर मुझे ए क्रॉस बी दिखाना है, अच्छा यहाँ, अच्छा मैं ये लो में ना ऐसा कर देता हूँ इसको, है ना, ठीक है। तो याद रखना आई जे और के, तो a1 a2 और a3 b1 b2 और इसको तुम जानते ही हो, इससे परिचित ही हो। इसको सॉल्व करना है ना, कौन सा ये चौथा चैप्टर, इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और है कि अगर मान लो कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस प्लस के सी, अच्छा मैंने एक चीज़ देखा है, बच्चों को ना इंट्रोडक्शन बुरे लगते हैं, एक्सरसाइज पे चलो उथल पुथल होती रहती है अंदर आत्माओं पर। ये बात आज समझ में आई है तुम्हें? ये बात तो मैं बहुत दिन से कहता रहा हूँ, नहीं देखा है मैंने बहुत इन चीज़ों को। इंट्रोडक्शन चल रहे हो तुम ना, तब तो बहुत ईजिली लेके चल रहे हो, चल आगे आगे बढ़ो तुम आगे। और मेन मुद्दा यही है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक्सरसाइज बड़े प्यार से समझ में आ जाती है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी बी प्लस सी बराबर होता हमेशा ए क्रॉस बी प्लस के ए क्रॉस सी के। राइट भाई, तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है इस एक्सरसाइज के हिसाब से हमारा कंप्लीट। ठीक है, अभी हमने क्या जाना, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ें, है ना। फर्स्ट हमने जाना कि अगर ए और बी वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, यानी गुणनफल क्या होता है, ए क्रॉस बी कितना होता है। ठीक है, तो आपने जाना ए क्रॉस बी जो होता है, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप होता है। एन कैप हमेशा क्या होता है, दिशा को निर्देशित करता है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी होगा तो कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, एन पॉजिटिव होगा, और बी क्रॉस ए को होगा तो एन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और किससे तय कर सकते हैं हम, स्क्रू लॉ से तय कर सकते हैं, समझ रहे हो। और ए क्रॉस बी माइनस होता है बी क्रॉस ए। ठीक है, ये रिजल्ट भी जाना। उसके बाद हमने जाना कि आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप होता है। जे क्रॉस के कितना होता है, आई कैप होता है। और के क्रॉस आई कितना होता है, जे कैप होता है। अगर मुझे उल्टा करना हो तो उनका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये भी जाना हमने। उसके बाद फिर हमने जाना क्या, एरिया, अगर हमें दो ए वेक्टर और बी वेक्टर देकर हमें एरिया निकालना हो तो कितना होगा, 1/2 ए क्रॉस बी होगा। उसके बाद अगर हमें 3 दे रखे हो, 3 बिंदु दे रखे हो, 3 वेक्टर दे रखे हो तो कैसे निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी 1/2 ए क्रॉस बी प्लस के बी क्रॉस सी और सी क्रॉस के ए। अगर तीनों संरेख हो तो कैसा होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए हमेशा 0 के बराबर होगा, एरिया होगा ही नहीं। राइट, उसके बाद हमने जाना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या होंगे। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इसका एरिया कितना होता है, ए क्रॉस बी के बराबर होता है। फिर हमारा ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर जब दे रखा हो तो सदिश वेक्टर दे रखा हो तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ए क्रॉस बी बी प्लस के सी अगर दे रखा तो ए क्रॉस बी और प्लस के ए क्रॉस सी के रिजल्ट के बराबर होता है। तो ये है पूरा इंट्रोडक्शन था अभी के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये ऐसे चैप्टर बताए जाते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आते, 10 चैप्टर है ना, 11 चैप्टर है।
पहली बुक को तो बच्चा फिर भी ना थोड़ा बहुत हंस के पढ़ लेता है, उसमें 6 चैप्टर को लगता है ऐसे 5.1 है उसको लगता है बच्चों को पढ़ ले नहीं पड़ते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता इनमें कुछ है खास। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसे समझो जैसे बोलो जुबान केसरी खा रहे हुए हैं, कौन कौन खाता है भाई, बोलो जुबान केसरी। अच्छा मैं उस बात पे बड़ा एक बहुत चीज़ बोलता हूँ भाई, जिंदगी में ना एक ही चीज़ से दूर रहना बस। किससे? लड़की से दूर रहना सॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो? लड़की कभी किसी लड़के को बर्बाद नहीं करती है, तुम खामा का बदनाम करते हो लड़कियों को यार, समझ रहे हो? है ना, खुद बर्बाद होते हो तुम जाके। लड़की कभी नहीं कहती है कि भाई तुम पागल हो, अगर तुम पागल हो रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है यार, लड़कियों की नहीं है ना। लड़कियों में अक्सर कहता हूँ लड़कियों के एक एटीट्यूड होता है अपना भाई, काम करना जो करना है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी, ए और वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है इसका, ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप जानते हो ए क्रॉस बी बड़े प्यार से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है बेटा? आई जे जे, यहाँ 1 - 7 और 7, 3 - 2 और 2। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये रखा, ये रखा, ये रखा, 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14 और 14 कितने होंगे? प्लस के 14। सही है भाई। माइनस के जे कैफ है ना, सबको आधा डिटरमिनेंट सॉल्व करना, सांडिक सॉल्व करना। ये ढका इसके नीचे और ये ढका 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा? के कैफ, ये ढका और ये ढका, कितना होगा यहाँ पे? -2 और 7 से 21 प्लस के 21। सही है भाई। देखो ये तो गया 0 में, एक 0 आई कैफ। यहाँ बचेंगे कितने बेटा? -19 19 कितना हो जाएगा? प्लस के 19 जे कैफ। यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ भी 19 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस के ही होंगे, 19 जे कैफ, के कैफ है ना, प्लस के होंगे भाई सब, माइनस के होंगे, ठीक है। अच्छा इसका मापांक निकाला है तो ये हमारा आ गया, तो हमें क्या निकालना है? इसका मापांक निकालना है। तो मापांक निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का रूट में हो जाएगा कितना? 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सा बच्चा है इसका डायरेक्ट बहुत जल्दी विदिन सेकंड में आंसर दे सकता है? जी हैं, सबको पता है 1 और 2 आ जाएंगे तो 19 तो बाहर ही आ जाएगा, 1 2 बचेगा इसमें। और बेसिकली बच्चे कैसे करते? इसको सॉल्व करते, इसको भी सोचते, 196 जोड़ते फिर, और तब लगाते काय को स्क्वायर है। बहुतों की कैलकुलेशन इतनी लंबी भी जाती है, और फिर कहते हैं पेपर बहुत बड़ा आया हो, टफा क्वेश्चन। समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कर रहा था, मैंने बताया ना, जैसे एक क्वेश्चन दिया था, तुम बताना है ना, मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था कि मैंने एक जो है, मान लो कि कोई 2 स्कूटर थे, उसने 12 हज़ार रुपये खरीदे, एक 12,000 का, दूसरा भी 12,000 का। एक पे उसे 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे उसने नहीं पता कितना हानि हो रही है, लेकिन हानि हो रही है कितने की? 600 रुपये की। लेकिन पूरे उस प्रोसेस में उसको 600 रुपये की हानि हो रही है। बस एक ध्यान रखना, पहले एक स्कूटर पर उसे 15% का लाभ हो रहा है और उससे पूरे ओवरऑल पे कितनी हो रही है? 600 रुपये की हानि हो रही है। तो बताओ उसका दूसरे वाले स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? बताओ। एक स्कूटर पर तो 15% लाभ हो रहा है
और पूरे प्रोसेस पर 600 रुपये की हानि हो रही है। तो बताओ पूरे दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बच्चा बड़ा सोच, मैथमेटिक्स दिमाग का खेल है, हर इंसान निकाल देगा। अब जहाँ मैं टीचर ने क्वेश्चन लिख के भेजा कॉपी में कि अपने सर को पूछ के आना, जिसने भी भेजा हुआ कि अपने सर को पूछ के आना। मैंने देखा, मैंने बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई ये, तो मैंने कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन पूछा होगा। मैं बोला भाई इन्हें एक मजाक करने लायक चीज़ें हूँ तो फिर भी अच्छी लगती है। 15% कितना होगा इसका है 12,000। हाँ भाई साहब कितना हुआ 0 15 30 7 3 1800, यानी 1800 हुआ। अब 6 पूरे प्रोसेस पे कितना हुआ। अब बच्चा यहाँ आगे फंस जाएगा। अब आगे क्या करें हम, समझो पूरे प्रोसेस पे कितना हुआ 600 रुपये की हानि हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये दूसरा भी स्कूटर कितने में हानि पर बेचा होगा 2400 की पे। जब इस पर लाभ हो रहा है 15% का, 2400 की बेचेगा जब भी तो 600 का हानि होगी नहीं होगी, हाँ या ना, है ना, होगी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें से 12,000 में से घटा दो कितना आ गया 9600 आ गया आंसर। लो दूसरे का 9600 में बेचा होगा भाई, हानि 2400 की है तो 9600 में बेच नहीं बेच रहा, और इसको 13,000 कितना 800 में बेचेगा। सिंपल सी बात है, इतना तो क्वेश्चन था। अब इसको एक्स मानेंगे वाई मानेंगे तब जाके करेंगे, इतनी रामायण रचेंगे और इसमें फंसे रहेंगे। इसको तो निकाल लेगा, अब उन पे ये तो निकल गया होगा। अब इसको बस सोच रहे होंगे 600 कैसे बराबर रखूं मैं समझ रहे हो, चक्कर यहाँ फंस गया होगा तो इस मैथमेटिक्स ओवरऑल दिमाग का खेल है भाई बस। ठीक है भाई, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए और बी वेक्टर आपको दे रखे हैं। लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा बताओ, ए प्लस बी वेक्टर का। आप जानते हो ए प्लस बी वेक्टर का लंब दिशा में मात्रक सदिश कितना होगा। देखो अगर मैं कोई दूसरा, जैसे मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ए माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना। अभी मैंने आपको समझाया। अब देखो ये क्वेश्चन है, बच्चा डर जाएगा इसको देखकर, और इतना भयंकर क्वेश्चन कैसे दे रखा है भाई, क्या कहना चाह रहा है ये। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ए, अभी इसी चीज़ को मैं घटा दूँ, लो हटा दिया मैंने इसको, है ना, और मैं आप समझे पूछूँ, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर और एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसका एकांक सदिश बताना कितना हुआ। आप कहोगे सर जैसे अभी आपने कहा एक, कितने बढ़िया बच्चे हैं मेरे, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर, अभी आपको बताया था दोनों अलग कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, बात समझ रहे हो, यही तो होगा। बड़े प्यार से बता दिया। अब उसने सिर्फ इतना कर दिया, इसमें क्या कर दिया ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, लो, और इस हिसाब से समझे तो कितना होगा यहाँ पे, यही होगा। मान लो इसको मैं मान लेता हूँ कोई u मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ b, तो इसके हिसाब से कितना होगा u इंटू बी अपॉन u क्रॉस बी, बस हो गया आंसर। समझ रहे हो, मतलब ये निकालना है, हो गया। अब तुम पे गुणा भाग में नहीं, समझ रहे हो, पूरे क्रॉसेस का ये आंसर है, समझ रहे हो। अब u वेक्टर कैसे निकलेगा और b वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ। u वेक्टर मतलब आपको पता जोड़ना पड़ेगा, a प्लस बी है, u क्या है a प्लस बी है ना। u वेक्टर हमने क्या माना है बेटा, तो a कितना है बेटा आपको, a वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, और प्लस के कितना दे रखा है i कैप 2j कैप माइनस के 2 है 3 है, चलो 2 है। तो देखो u वेक्टर कितना निकलेगा भाई, 3 और 1 4 और ये कट जाएगा बेचारा 0 के क्या, सही है। u आ गया हमारे पास, ये तो मैंने हटा दूँ ना इधर वाला, ठीक है। और b वेक्टर देखो, b वेक्टर कितना होगा a वेक्टर माइनस के b वेक्टर, तो यहाँ कितना होगा बेटा 3i कैप, ध्यान से समझ लो, ठीक है। माइनस के कितना हो जाएगा बेटा i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के, सही है।
तो देखो इसमें से आपको देखो कितना आ जाएगा, 3 में से कितने बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ 2 0 हो जाएगा, 0, और यहाँ हो जाएगा -4 के कैप। तो u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कितना आएगा भाई, निकाल लेते हैं सर। कितना आएगा, i j और k, सही है। तो कितना होगा, 2 0, सही है। ये ढका तो 4 चौक 16, ये ढका 4 चौक 16 के कैप, पहला प्लस दूसरा माइनस प्लस, ये ढक गया, ये कितना आएगा 0 -8, सही है। यहाँ होगा 16 i कैप -16 j कैप -8 k कैप। ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसका मापांक चाहिए u इंटू बी का। तो u क्रॉस कितना आएगा भाई, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, चलो भाई। कितना होगा भाई, 576 पक्का, 256 बच 500 और 12 है ना, 512 और 64, मेरे भैया 64 और 6 12 कितने हैं भाई, तो कितना आ रहा है 500, 256 512 512 और 64 कितने हो गए, 64 तो वो पहले ही आता है, 56 कहाँ दे जाएगा, 576 कितने का, 24 का, है ना। बेटा तुम रात भर ज़्यादा पढ़े हो, कम पढ़ना कम चालू करो तो, है ना, किसी दिन पागल हो जाओगे तुम, है ना, तभी तो कह रहा हूँ। तो 16 i कैप माइनस के 16 j कैप -8 कैप है, डिवाइड बाई कितना होगा भाई 24, कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 नीचे करने चले जाएगा, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे 1/6, 8 ही आ रहा हो ना, 1/3 2i कैप के 2j कैप और के k कैप, ये आपका आंसर आ रहा होगा, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। अरे यही आ रहा होगा भाई, देखूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, बता कोई दिक्कत क्वेश्चन में कहीं से भी, कैसे प्लस माइनस, ये यहाँ दे रखा होगा n कैप, हमेशा आंसर प्लस माइनस में दे के रखेगा, समझ लो, यहाँ लगा सकते हो आप प्लस माइनस, समझ लो, आगे दे रखा होगा प्लस और माइनस, क्योंकि वो दिशा निर्देश से नहीं कर रहा ना, a क्रॉस b निकाले b क्रॉस a निकाला, तो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। चले भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक मात्रक सदिश a i कैप के साथ π/3 और j के साथ π/4 और k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, ये तीनों के एंगल दे रखे हैं, एक कोई वेक्टर है a, है ना, i के साथ j के साथ और k के साथ कुछ कोण बना रहा है ना, बनाएगा ही बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको पता है कि अगर कोण बना रहा है तो आप जानते हो a वेक्टर बराबर कितना होगा भाई, a वेक्टर बराबर होगा cos π/3 i कैप, यही होगा, ए बी सी वही तो होता है, और प्लस के कॉस कितना बेटा π/4 j कैप,
और इसके साथ कितना बना रहा है बेटा, कॉस थीटा के कैप। और आगे क्या बोला इसने, तो न्यून कोण बनाता है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटिक भी ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, क्या कर सकते हो आप कहोगे सर कैसे कर सकते हो बताओ, ध्यान देना उसने क्या बोला, कैसे कर सकते हो। आज मैं तुम्हारी बुद्धि को देखता हूँ कितनी जल्दी है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि सर उसने मधुर भाषा में ये कहा है कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मान कितने के बराबर होगा। कितनी बढ़िया बात कहती है। और इस क्वेश्चन बचा क्या, अगर ए वेक्टर को मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना cos π/3 की वैल्यू, यानी cos π/3 मतलब 60 की वैल्यू 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप 45 की वैल्यू, और cos थीटा बराबर के कैप। यानी इसका मापांक निकालूंगा तो एक्चुअली मापांक कितना होगा, ए का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर और प्लस cos थीटा का स्क्वायर बराबर किसके होगा, क्योंकि ए का मापांक 1 के बराबर दिया तो है। दोनों पक्षों में अगर मैं वर्ग करता हूं दोनों पक्षों का, तो यहाँ देखो दोनों पक्षों को वर्ग करूँ तो यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे सही है, रूट हट जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और यहाँ 1/2 होगा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 3/4। 1/4 को अगर मैं 1/2 के साथ जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 का 4 में एक बार तो 1 और 2 का 2 में 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको इधर की साइड ले जाएंगे, cos थीटा बराबर 3/4 सॉल्व करूँ तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो इधर की साइड क्या आएगा 1/√2 आ जाएगा, यही होगा। तो cos थीटा बराबर 1/2 कितने के एंगल होता है, थीटा बराबर π/4 1/4 आएगा। अच्छा 1/4 सही है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 तो 1/2 आ जाएगा है ना, क्योंकि इधर की साइड लाएंगे तो कितना होगा रूट हो जाएगा है ना। 1/4 का 1/2 निकालना है तो यानी कितना आएगा 1/2 आएगा, राइट। तो यानी थीटा बराबर यानी cos थीटा में 1/2 कितने की वैल्यू होती है 60 की, 60 को ले सकता हूँ मैं π/3, यानी तीसरा एंगल जो निकल के आएगा वो π/3 आएगा। यानी मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा कितना आएगा यहाँ पे 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप और प्लस के cos π/3 के कैप। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 1/2 आई कैप प्लस के 1/√2 जे कैप और प्लस के 1/3 की वैल्यू cos π/3 की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी ये हो गए। यानी ए वेक्टर के घटक कितने होंगे, ए वेक्टर के घटक है ना, तो कितने होंगे 1/2 1/√2 1/2 और एंगल कितना होगा π/3। बताइए कोई दिक्कत। तो भाई साहब इसी के साथ अभी आज के लिए इतना ही है ना, या इन्होंने ऐसा भी छोड़ के रख सकते हैं, ये कैसे cos π/3 cos π/4 या cos π/3 ये भी घटक हो सकते हैं ना, अगर वैल्यू ना रखे तो मतलब ये वैल्यू ना रखे तो वैसे भी देखे रख सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आंसर हमारे सब सही है, ठीक है। तो इसी आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लेक्चर में नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, ठीक है।